दोस्तों, याह्या सिनवार की शहादत के लंबे समय के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसे लेकर हमास के वरिष्ठ नेता ओसामा हमदान ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, आगे बताऊंगी। अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने फिलिस्तीन में मौजूद इसराइल के सैनिकों पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। फिर से खबर है कि इसराइली वाहन को निशाना बनाया गया है। वहीं इसराइल के उस नक्शे ने दुनिया में हड़कंप मचाकर रख दिया है, जिसमें सऊदी अरब समेत जॉर्डन, कब्जे वाले फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया जैसे तमाम देशों को इसराइल का हिस्सा बताया गया। इस मामले पर हमास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आगे आपको बताऊंगी। दोस्तों, इसराइल को अब उनके ही पूर्व अधिकारी युद्ध अपराधी बताने लगे हैं। जी हाँ, पूरा मामला आगे विस्तार से। दुनिया में इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण, जंग के धमाके और प्रतिरोध आंदोलनों की आवाजें भी गूंज रही हैं। अब उत्तर कोरिया में भी हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण यानी कि टेस्टिंग हो रही है। सबसे पहले आपको यही तस्वीर, इसी का वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दिया करिए और शेयर भी जरूर किया करिए। कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए और राय भी अपनी देना बिल्कुल भी मत भूला करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, जो लोग हर रोज वीडियो लाइक करते हैं मेरे कहने से, उनको बहुत सारा शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में जंग देखकर सारे देश तैयारी में लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी जंग में कूदना पड़े, इसलिए हथियार तैयार कर लेते हैं। अब खबर उत्तर कोरिया से है। उत्तर कोरिया ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और वीडियो जारी कर दुनिया को ये दिखा दिया है कि हमारे पास भी बेहद तेज और दुश्मन के रडार से बच निकलने वाली ताकत मौजूद है। उत्तर कोरिया की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो एक बार आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। 세차게 끌어본 적이 있었습니다. इस परीक्षण ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा दी है। खैर, अब गजा की बात करते हैं, क्योंकि गजा से बेहद दुखद और हमास ने इस्राएली सेना से बहुत बड़ी मांग की है गजा को लेकर। गजा में इसराइल के हमलों से हालात और भी भयानक हो गए हैं। ये आप जानते ही हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है। गजा के उत्तर में जबालिया, बेत हनून और बेत लाहिया के हालात बेहद खराब है। यहाँ ना तो खाना है, ना पानी और ना ही दवाइयों की पहुंच हो पा रही है। गजा पट्टी में तनाव अपने चरम पर है और इस बीच हमास ने इस्राएली सेना यानी कि IOF से गजा से पूरी तरह से हटने की मांग की है। साथ ही हाल ही में शहीद हुए हमास के नेता याह्या सिनवार के उत्तराधिकारी के चयन पर भी चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर हमास के वरिष्ठ नेता ओसामा हमदान ने क्या कहा है, आपको बताती हूँ। दोस्तों, प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक हमास का कहना है कि जब तक इस्राएली सेना पूरी तरह से गजा से नहीं हटेगी तब तक संघर्ष विराम यानी कि सीज़फायर संभव नहीं है। हमास के वरिष्ठ नेता ओसामा हमदान ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए उनकी कुछ स्पष्ट मांगे हैं। इनमें इस्राएली सेना की गजा से पूरी तरह से वापसी, कैदियों की रिहाई और गजा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शामिल है। उनका आरोप है कि इसराइल गजा के लोगों को हर संभव तरीके से बर्बाद करने पर तुला हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि हमास का प्रतिरोध कमजोर नहीं होगा। दोस्तों, हमास के नेता याह्या सिनवार की हत्या के बाद संगठन के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। ओसामा हमदान ने बताया कि इस मुद्दे पर संगठन के भीतर गहन चर्चा चल रही है। उन्होंने बताया कि संगठन के भीतर एक राजनीतिक प्रमुख के चयन की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि बता दिया जाएगा कि हमास का याह्या सिनवार का उत्तराधिकारी कौन होगा। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अल कस्साम ब्रिगेड्स के लड़ाकों ने इसराइल की सेना पर हमला किया है। दोस्तों, लगातार अल कस्साम ब्रिगेड्स के द्वारा इसराइली सेना को निशाना बनाने की खबर गजा से सामने आ रही है। अब ये खबर है कि गजा के उत्तरी हिस्से में स्थित अल सफ्तावी जंक्शन के पास इसराइल की सेना की गाड़ियों को अल कस्साम ब्रिगेड्स के लड़ाकों ने निशाना बनाया। यह हमला इतने करीब फासले से किया गया कि दुश्मन के वाहन बुरी तरह से निशाना बने। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। दोस्तों, सुबह मैंने आपको ये खबर बताई थी कि कैसे इसराइल के एक नए नक्शे ने पूरे अरब क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है।
इस नक्शे में इसराइल ने न केवल फिलिस्तीन बल्कि जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसे देशों को भी अपनी जमीन में शामिल करने का दावा किया। इस नक्शे के साथ इसराइल के गृह मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने यह भी कहा कि उनका सपना केवल फिलिस्तीन की जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और यहाँ तक कि इराक और सऊदी अरब को भी अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। इस कदम ने हंगामा मचा दिया, नक्शे ने हंगामा मचा दिया और अब हमास ने अरब देशों से अपने में मिलाने की इसराइल सरकार की योजना की निंदा की है। प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हमास ने इस नक्शे को एक गंभीर धमकी बताया है। उनका कहना है, यानी हमास का कहना है कि इसराइल की विस्तारवादी नीतियों का हिस्सा है और इससे साबित होता है कि इसराइल का असली मकसद सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना है। यानी कि दोस्तों, जो ग्रेटर इसराइल का नेतन्याहू का सपना है, इस नक्शे के जरिए वो पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं। हमास ने अरब और इस्लामी देशों से अपील की है कि वो इस हरकत का जवाब दे और इसराइल के अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। इस नक्शे को लेकर न केवल हमास बल्कि जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों ने भी इसका विरोध किया है। जॉर्डन ने इसे उकसाने वाला और आधारहीन बताया है, जबकि फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कहा है। इसके अलावा ये नक्शा गजा और वेस्ट बैंक में चल रही हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बीच सामने आया है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। हमास ने अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहे बल्कि इसराइल की ज्यादती को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने अमेरिका से भी कहा है कि वो इसराइल को अपनी हरकतों से रोकने के लिए दबाव डाले, लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि अमेरिका दबाव डालेगा इसराइल पर या नहीं। लेबनान के दक्षिण से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नकुरा शहर से अपनी सेना को वापस बुला लिया है। जी हाँ, प्रेस टीवी की मरियम सलेह ने दक्षिण लेबनान से ये रिपोर्ट देते हुए जानकारी दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इसराइल की सेना है, इसराइल की सेना के टैंक और मिलिट्री वाहन एक कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे इलाके भी हैं जहां से इसराइल अभी नहीं हटेगा। चैनल 12 हेब्रो की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल के मंत्री ये संकेत दे रहे हैं कि सीजफायर की 60 दिन की समय सीमा खत्म होने के बाद भी, यानी जो टाइम पीरियड है वो खत्म होने के बाद भी कुछ ऐसे इलाके हैं लेबनान में जहां इसराइल कई सालों तक नहीं हटेगा, जहां से वो कई सालों तक हटने का उसकी कोई प्लान, कोई योजना इसराइल की नहीं है। ये बयान इस बात को दर्शाता है कि इसराइल अपनी सैन्य रणनीतियों में बदलाव कर सकता है। 8 जनवरी यानी कि आज एक ऐसा दिन है जो मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति में गहरे निशान छोड़ गया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इराक के एन अल असद में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमला किया था आज ही के दिन। यह हमला जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के जवाब में किया गया था। इस ऑपरेशन में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। आज यानी कि 8 जनवरी 2025 को ईरान द्वारा 2020 में किए गए ऑपरेशन की कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस जारी की गई है। सबसे पहले आपको फुटेज दिखाती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि ईरान के हमले की पूरी कहानी आखिर क्या है। देखिए, इन वीडियोस को जारी कर एन अल असद हवाई अड्डे पर किए गए मिसाइल हमलों में जो क्षति हुई थी, जो नुकसान हुआ था, उसको दिखाया गया है। एक तरह से ईरान द्वारा अमेरिका को यह याद दिलाया गया है कि अगर हमें नुकसान पहुंचाया, हमसे उलझे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला किया था, जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमान शहीद हो गए। इस घटना ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। सुलेमानी को ईरान का एक बड़ा सैन्य रणनीतिकार और हीरो माना जाता था। उनकी मौत ने, उनकी शहादत ने ईरानी जनता और सरकार को गहरे सदमे में डाल दिया। सुलेमानी की शहादत के कुछ दिनों बाद 8 जनवरी 2020 को IRGC ने एन अल असद एयरबेस पर दर्जनों मिसाइल दागे। यह अमेरिकी सैन्य बेस इराक में स्थित है और वहां बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। इस हमले में काफी नुकसान हुआ और कई सैनिक घायल भी हुए।
IRGC ने इसे शहीद सुलेमानी का बदला कहा। इस मिसाइल हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये पहली बार था जब ईरान ने सीधे अमेरिकी ठिकानों पर ऐसा बड़ा हमला किया। इससे ये साफ संदेश गया कि ईरान अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपने हीरो, अपने नेता की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, इस्राइल का वही हाल है कि गलती भी करो और कहो कि हमें बेवजह की सजा दी जा रही है। इस्राएली शासन द्वारा अपराध, युद्ध अपराध किया जा रहा है, यानी कि वॉर क्राइम किया जा रहा है। और सजा से बचने के लिए इस्राइल अपने सैनिकों को विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह दे रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो अपनी जो कार्रवाई वो गजा में कर रहा है उसको पोस्ट न करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच इस्राइल के ही एक अधिकारी का बयान सामने आया है, जिससे आप समझ जाएंगे, आप समझ सकते हैं कि इस्राइल कितना बड़ा युद्ध अपराधी है, वॉर क्रिमिनल है। क्योंकि जब एक पूर्व अधिकारी अपने ही देश को युद्ध अपराधी कहने लगे तो यही समझा जा सकता है। बहुत ही गंभीर बयान इस्राइल के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे यालोन ने दिया है। पूर्व रक्षा मंत्री मोशे यालोन का कहना है कि इस्राइल गजा में युद्ध अपराध कर रहा है और जो इस्राइल के सैनिक विदेश यात्रा करते हैं उन्हें अब चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यालोन का कहना है कि गजा से सैनिकों और अधिकारियों द्वारा प्रकाशित वीडियो को रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार के मंत्री फिर से गजा को खाली करने और वहां बसने की बात करेंगे। अब एक नई खबर के बारे में बात करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी कैरेफोर ने ओमान में अपने सभी जो स्टोर्स थे वहां पर मौजूद ओमान की सल्तनत में, वो बंद करने का फैसला लिया है। ये फैसला 7 जनवरी से लागू भी हो गया है। इस फैसले के पीछे की वजह है बॉयकॉट कैंपेन। कुछ देशों में बॉयकॉट कैंपेन के बीच ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले कैरेफोन ने जॉर्डन में भी ऐसा ही कदम उठाया था, जहां उसने अपने स्टोर्स को बंद कर दिया था। अब 2 महीने बाद ओमान सल्तनत में भी कैरेफोर ने ये कदम उठाया है। दोस्तों, एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब सत्ता और ताकत की बात आती है तो आम लोग कहां खड़े होते हैं। कल जॉर्डन वैली के एक छोटे से गांव बरदाला में इस्राएली बसने वालों ने स्कूल के बच्चों पर हमला किया। जी हाँ, ये हमला एक ऐसी जगह हुआ जो पूरी तरह से इस्राएल के कब्जे से घिरा हुआ है। इस हमले में रिपोर्ट्स के मुताबिक, वॉर कैबिनेट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में कई छात्र जो स्टूडेंट्स थे स्कूल के, वो घायल हुए। बरदाला गांव पश्चिमी तट का एक छोटा सा गांव है जो इस्राएल के कब्जे के चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक दिन पहले बसने वालों ने बच्चों को निशाना बनाया। जब हम इस हमले की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ऐसे दर्जनों गांवों में ये स्थिति बनी हुई है जहां बसने वाले आए दिन हमले करते हैं मासूमों पर। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि फिलिस्तीनियन जो अथॉरिटी है वो क्या कर रही है, इन हमलों पर क्या कर रही है। दुर्भाग्य से इन गांवों में कोई भी सशस्त्र प्रतिरोध नहीं है, यानी ये लोग पूरी तरह से सरकारी सुरक्षा के बिना अकेले हैं। पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी इन हमलों को रोकने में नाकाम है। उनकी तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं जो इस तरह की घटनाओं से बचाव कर सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। और वीडियो अभी तक देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। ये फटाफट लाइक बटन प्रेस कीजिए और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।